नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा का समय निकट आ गया है और अब यह समय है अभ्यास का। तो इसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा का अभ्यास सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट भाग 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी प्यून, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। देखिए, इन चारों वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सब। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पे था। देखिए, कैसे पता चला? तो देखिए, 3 प्रकार के उपवाक्य आप याद रखिएगा। पहला है हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है हमारा विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। संज्ञा उपवाक्य याद रखिएगा। संज्ञा उपवाक्य मतलब एक ऐसा उपवाक्य जो किसी दूसरे उपवाक्य को संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करता है। देखिए, विशेषण उपवाक्य मतलब जो किसी दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। याद रखिएगा, ये जो विशेषण उपवाक्य होता है ये हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है ये हमें क्रिया की विशेषता बताता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा, कई बार लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य से हमें क्या समझ में आया? एक ऐसा उपवाक्य जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। तो यहाँ पे ये जो उपवाक्य है, जब बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए घर में था, तो घर में रहना हमारा एक क्रिया हो गया। और इस क्रिया की यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि तब मैं घर में था। कब था? जब बारिश हो रही। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है घर में रहने का, कि वो घर में कब था? जब बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा उपवाक्य है ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो गया स। अगर आप बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। अब देखिए, नाचना एक क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा जो उपवाक्य है, मेरे पास एक गुड़िया है, क्या यह इसकी विशेषता बता रहा है? नहीं। गुड़िया नाचती है, लेकिन किस तरीके से नाचती है, कब नाचती है, कैसे नाचती है, इस तरीके का कोई वाक्य है क्या? नहीं। तो ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा। अगला, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। देखिए, तो उपन्यास लिखना एक क्रिया हो गया, लेकिन इसकी कुछ विशेषता बता रहा है क्या, कि किस तरीके का उपन्यास लिखूं, कैसे लिख रहा है, कब लिख रहा है? नहीं। अगला, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो देखिए, शादी करना एक क्रिया हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है कि कब की, कैसे की, किससे की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो यह भी हमारे लिए विशेष उपवाक्य नहीं है। जबकि स ऑप्शन में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें उपवाक्य है जो कि घर में रहने वाली क्रिया का विशेषता बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर स हो गया। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। वचन सुधा का सही समास क्या होगा? देखिए, वचन सुधा में कौन सा समास है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा द कर्मधारय समास। देखिए कैसे हुआ? तो वचन सुधा का समास विग्रह कीजिए। तो वचन सुधा का समास विग्रह अगर हम करेंगे तो यह हो जाएगा वचन रूपी सुधा। तो सुधा, सुधा किस तरीके का है? वचन रूपी है। यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है। तो वचन जो है हमारा वो एक विशेषण हो गया, और जो सुधा है वो हमारा विशेष्य हो गया। तो जहां पे विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया द। देखिए, बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। तत्पुरुष समास, क्या यहाँ पे किसी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? नहीं, तो ये तत्पुरुष समास भी नहीं हुआ। अव्ययी भाव समास, क्या यहाँ पे इसका जो पहला शब्द है या किसी प्रकार का उपसर्ग या अव्यय है? नहीं है। द्वंद्व समास, क्या यहाँ पे इन दोनों शब्दों के बीच में किसी प्रकार का द्वंद्व या विलोम प्रकट हो रहा है? नहीं। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है? नहीं। ना ही यहाँ पे और या तथा जैसे शब्दों का लोप है क्या? नहीं। तो इसलिए यह द्वंद्व समास भी नहीं है। यह क्या था? हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यड़ संधि। देखिए कैसे पता चला? तो अभ्यर्थी का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा अभी धन अर्थी। अब देखिए, यहाँ पे अभी का ई और अर्थी का अ दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे देखिए यह बन रहा है। ई धन अ मिलकर यहाँ पे यह बन रहा है। तो हमने संधि के नियम पढ़ रखे हैं, हमें पता है कि ई धन अ बराबर ये किस प्रकार की संधि में होता है? यह हो जाता है यड़ संधि में। यड़ संधि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ई, उ या री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या होता है? ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यड़ संधि का नियम लागू हो रहा है। इसका सही उत्तर हो गया सी।
दोस्तों आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारे सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। यदि आप सीजी प्यून या सीजी टेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। मतलब जिस तरीके से आयोग आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रश्न का संग्रह किया गया है। तो दोस्तों यदि आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका शुल्क है मात्र 149 रुपए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारा यह नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी लाओ अर्थ के आधार पर यह वाक्य किस तरीके का है। तो देखिए एक गिलास पानी लाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, आज्ञावाचक। देखिए यहाँ पे एक गिलास पानी लाओ, क्या यहाँ पे किसी कार्य को करने से मना किया जा रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे अपनी इच्छा बताई जा रही है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई संदेह प्रकट हो रहा है? नहीं। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो कोई भी ऐसा वाक्य है जहां पे किसी को आज्ञा दिया जाए, वहां पे क्या होता है? आज्ञावाचक संज्ञा होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, किस क्रमांक में मधु आचार्य की संधि है? मतलब मध्व आचार्य की संधि क्या हो जाएगी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मध्वाचार्य। देखिए कैसे पता चला? मधु में ये म है, तो यहाँ पे माँ वाला दोनों ऑप्शन तो बस पहले ही कट हो गया, क्योंकि संधि के बाद म तो म ही रहेगा, म का मा तो नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए मधु का हो गया उ और आचार्य का हो गया आ, तो उ धन आ में मिला के क्या बनेगा? तो देखिए हम लोगों ने संधि के नियम पढ़ रखे हैं और हमें पता है यहाँ पे कि देखिए ई उ और री, हम लोगों ने एक नियम पढ़ रखा है कि ई या उ या री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, जैसे यहाँ पे आ आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो ये वाला नियम के अनुसार अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे उ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए उ का व किस में हुआ है? पहले ऑप्शन में। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य। तो इस प्रकार से आप संधि के नियम को याद रखिएगा, इस तरीके से हम इसका सही उत्तर का चयन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, कम वाले को कहते हैं मितभाषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मितभाषी। अगला प्रश्न है, मृगलोचन का सही समास विग्रह क्या होगा? और यह प्रश्न कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि मृगलोचन में कौन सा समास है। तो देखिए मृगलोचन में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए कैसे पता चला? तो मृगलोचन का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा मृग के समान लोचन। ठीक है, मृग लोचन यानी मृग के समान लोचन। तो देखिए लोचन किस प्रकार का है? मृग के समान है। तो देखिए यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है कि लोचन कैसा है? मृग के समान है। तो हमें पता है जहां भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पे हो जाता है कर्मधारय समास। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। देखिए फारसी शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आवाज। ये जो आवाज है हमारा, ये क्या है? ये हमारा फारसी शब्द है। और याद रखिए जो बाकी के 3 शब्द आप देख रहे हैं, अल्लाह, अल्क और औरत, ये तीनों के तीनों हमारे अरबी शब्द हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केला का तत्सम रूप है। तो देखिए केला का तत्सम रूप क्या होता है? कदली। इस बात को याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कदली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? देखिए विशेषण का भेद नहीं है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता। ये परिणामवाचक लिखा है, यह हमारा परिमाणवाचक होगा। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे परिणामवाचक नहीं होता, परिमाणवाचक होता है। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण भी होता है, सार्वनामिक विशेषण भी होता है। पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया सी, पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आडंबर का समानार्थी शब्द है। तो देखिए आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होता है? ढोंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ढोंग। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है, याद रखिएगा इस बात को। विस्तार का विलोम, तो देखिए विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। विस्तार मतलब किसी चीज को विस्तार से बताना, मतलब डिटेल से बताना किसी चीज को, और संक्षेप में मतलब उस चीज को छोटे रूप में बताना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अम और अह क्या है? तो याद रखिएगा अम और अह इन वर्णों को हिंदी में अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा जो चाय है वह चीनी भाषा का शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, समय और मलेरिया, ये दोनों शब्द हमारे देशज शब्द हैं। देखिए दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं बुक, ये अंग्रेजी शब्द है तो इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्नानास, देखिए ये जो अन्नानास है ये हमारा देशज शब्द नहीं है। अन्नानास है, याद रखिएगा, ये हमारा पुर्तगाली शब्द होता है। कभी कभी यह पूछ देता है। पैसा और वोट, इसमें हम देख सकते हैं जो वोट है यह अंग्रेजी का शब्द है। तो इस तरीके से हमारा एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जो कि समय और मलेरिया, ये दोनों के दोनों हमारे देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप है, यह जो वाक्य है आप, यह क्या है इस वाक्य में हमें बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा सर्वनाम जो कि तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है। तीनों पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों में क्या करता है? वो निजत्व का बोध कराता है। निजत्व मतलब अपना काम स्वयं करे, इस तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आप ही कर लूंगा यानी कि खुद से कर लूंगा, तो यह निजत्व का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं एक और उदाहरण लूं, जैसे कि तुम अपने आप चले जाना। अब देखिए इस वाक्य में क्या बोल रहा है कि तुम अपने आप चले जाना या फिर तुम खुद ही चले जाना। यहाँ पे भी निजत्व का बोध करा रहा है कि अपना काम स्वयं करे। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जो निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण क्या होता है? याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन मतलब कि कोई भी ऐसा व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि छ आप देख सकते हैं, ये जो छ है ये किससे बनता है? ये क और षटकोण वाला श से मिलकर छ बनता है। याद रखिए 4 प्रकार के संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए छ क और श से मिलते बनता है। जो त्र है वो त और र से मिलके बनता है। जो ज्ञ है वो ज और य से मिलके बनता है। और जो स्र है वो श और र से मिलके बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। बात को याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, निरर्थक। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कौन सा, देखिए कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तनुजा। देखिए फूल को सुमन भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं और पुष्प भी बोलते हैं, तनुजा नहीं बोलते। तनुजा का अर्थ क्या होता है? याद रखिए तनुजा का अर्थ होता है पुत्री या बेटी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तनय, तनय का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। तो जो तनुजा है वो तनय का ही स्त्रीलिंग है। तनय मतलब पुत्र और तनुजा यानी पुत्री होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन सभी प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें पूछ रहे थे कि सर आप वीडियोस जब आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन हमें नहीं आता। तो इसीलिए होता है कि आप क्या करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इस तरीके के वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि जिस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई की वो भी थोड़ा फायदा इस चीज का ले सके। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।